गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आज हम सब जानते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। केवल अगर कुछ वायरसेस को छोड़ दें तो मोस्टली सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल की भांति काम करता है। लेकिन डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है, इसकी डिस्कवरी में एक बहुत लंबा समय लगा। अप्रोक्सीमेटली 90 से 100 ईयर लगे इस बात को जानने के लिए साइंटिस्ट के कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले इस रेफरेंस में जिसने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बिहाफ में इस चीज को सोचा कि कौन सा ऐसा केमिकल है या कौन सा ऐसा चीज है जो कि पेरेंट्स से कैरेक्टर्स को ऑफ स्प्रिंग में ले जाती है, उनका नाम था, उन साइंटिस्ट का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे हम सब जानते हैं। इन्होंने लगभग 1856 से 1864 तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन के किए पी प्लांट पर, और अपने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कोई ऐसी एंटाइटी है, कोई ऐसी चीज है जो कि एक जनरेशन से कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करती है, और उस एंटाइटी को उन्होंने फैक्टर नाम दिया, फैक्टर या कारक कहा। दूसरा जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि ये जो फैक्टर है वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस में एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते वक्त। तीसरी बात, इनके एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुई कि गैमीट एक जनरेशन से कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीन बातें मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमें मिली। एक ये कि कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म के अंदर है जिसे उन्होंने फैक्टर कहा, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर का प्रोसेस है ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। और तीसरी बात ये कि गैमीट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन फिर भी उस समय तक मेंडल भी ये नहीं बता पाए कि एक्चुअली में वो जो मटेरियल है, वो जो चीज है वो क्या है। उन्हीं के आसपास एक और साइंटिस्ट काम कर रहे थे, वो उनका नाम था फ्रीडरिक मिशर। फ्रीडरिक मिशर ने 1869 में पस सेल के न्यूक्लियस से एक एसिडिक केमिकल को कंपाउंड को आइसोलेट किया, और क्योंकि वो न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया था तो उन्होंने उसे नाम दिया न्यूक्लिन। तो न्यूक्लियस से निकला था और उसका नेचर एसिडिक था, ये फ्रीडरिक मिशर ने बताया। लेकिन फिर भी ये उसका क्या रोल है सेल में, इस बात को नहीं बता पाए। तो सबसे पहले अगर किसी ने जेनेटिक मटेरियल को बाहर आइसोलेट किया था तो वो थे फ्रीडरिक मिशर, और इन्होंने इस जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लिन नाम दिया। लेकिन उस समय तक ये भी नहीं जानते थे कि जो न्यूक्लिन इन्होंने न्यूक्लियस से निकाला है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे अल्टमान, जिन्होंने न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा। इसके बाद लगभग 1893 में कॉसेल नामक साइंटिस्ट ने एक बात और इसमें ऐड की। उन्होंने अपने रिसर्च से बताया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसका जो नेचर है उसमें वो नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। तो कॉसेल ने 1893 में ये बताया कि न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनी बेस प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनी बेस को उन्होंने बताया। ये जो नाइट्रोजनी बेस थे वो दो टाइप के थे, प्यूरिन और पिरामिडीन।
प्यूरिन दो टाइप के, एडेनिन, ग्वानिन, और पिरामिडिन भी दो टाइप के, साइटोसिन और थाइमिन। इनका डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। तो कहानी यहाँ तक पहुंच गई मेंडल से होते हुए 1893 में कौशल ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया, ये बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। अब 19th सेंचुरी पर में के स्टार्टिंग में ही 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इस फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च तेज हो गई। इस में बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए ये देखने के लिए कि आखिर ये जेनेटिक मटेरियल क्या है। इसी में जो एक साइंटिस्ट है फ्रैंकलिन ने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसका नेचर हेलिकल होता है। फ्रैंकलिन ने हेलिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड बताया है। इसके बाद 3 साइंटिस्ट थे, विलियम, विल्किंस और स्टॉक। विलियम, स्टॉक एंड विल्किंस, इन्होंने एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूज करके इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर बताया। इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर मतलब कि इस डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, फॉस्फेट, राइबोज शुगर और क्या कहते हैं नाइट्रोजनी बेस। इसका इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर विलियम, स्टॉक और विल्किंस ने बताया। इसके बाद भी बहुत लंबे समय तक डीएनए को डिस्कवर नहीं किया जा सका और इस पर 2 वैज्ञानिक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से काम कर रहे थे। वो थे वाटसन एंड क्रिक। तो ये नहीं बता पा रहे थे, इनको ये पता नहीं चल रहा था कि वो क्या अरेंजमेंट है जिसको वजह से ये जो न्यूक्लिक एसिड है, जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं 2 हेलिक्स में अरेंज है। क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल नेचर न्यूक्लिक एसिड का पता चल चुका था, फ्रैंकलिन बता चुके थे, इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर भी पता चल चुका था, लेकिन ये बात फिर भी नहीं आ रही थी समझ में कि ये मॉलिक्यूल्स को 2 चेन में किस तरह से अरेंज किया जाए। इन 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स को 2 चेन में किस तरह से अरेंज किया जाए। तभी उन्हें एक और साइंटिस्ट उस समय काम कर रहे थे, वो थे चारगाफ। चारगाफ ने 1949 में एक कंक्लूजन दिया अपनी रिसर्च से कि जब भी किसी डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें जो नाइट्रोजनी बेस में है उन नाइट्रोजनी बेस में एडेनिन हमेशा बराबर होता है थाइमिन के और ग्वानिन हमेशा बराबर होता है साइटोसिन के। तो ये बात चारगाफ ने अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट में प्रूफ की, जिससे वाटसन एंड क्रिक को अपना मॉडल जस्टिफाई और सेट करने में बहुत मदद मिली। क्योंकि ये तभी हो सकता है जब इनमें पेयरिंग हो, जब ये पेयर में प्रेजेंट होंगे तभी ये पॉसिबल है कि एडेनिन का अमाउंट थाइमिन के बराबर हो और ग्वानिन का अमाउंट साइटोसिन के बराबर हो। तो इन सारी रिसर्च को कंसीडर करते हुए 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, जिसकी वजह से वाटसन एंड क्रिक को विल्किंस के साथ नोबेल प्राइज मिला 1962
2 में। तो इतनी सारी रिसर्च के बाद लगभग जब जेनेटिक मटेरियल के रिसर्च का एक्सपेरिमेंट मेंडल से शुरू होता है 1853 के अप्रोक्स में और खत्म होता है 1953 के लगभग, ये कंक्लूजन के साथ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लगभग 100 साल की जर्नी के बाद साइंटिस्ट इस कंक्लूजन में पहुंचे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। अब हम देखते हैं कि वॉटसन और क्रिक और फ्रैंकलिन ने डीएनए का जेनेटिक स्ट्रक्चर किस तरह से दिया था। इसको डबल हेलिकल मॉडल कहा गया था, जिसमें पहली बात थी कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। डीएनए हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन and each chain is complementary to other chain. each chain, प्रत्येक चेन दूसरी चेन की कंप्लीमेंट्री है। to other in a DNA molecule. तीसरी बात जो थी, these nucleotide are made up of 3 type of molecule. नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनी बेस भी 2 टाइप के थे, प्यूरिन, पायरामिडिन। 2 टाइप के नाइट्रोजनी बेस डीएनए में पाए जाते हैं, जिसमें प्यूरिन में एडेनिन, जिसे ए से लिखते हैं, और ग्वानिन, और पायरामिडिन में साइटोसिन, सी, और थाइम प्रेजेंट थे। पेंटोज शुगर में डीएनए में एक स्पेसिफिक टाइप की पेंटोज शुगर पाई जाती है, जिसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। और देन फॉस्फेट। नेक्स्ट बात जो डबल हेलिक मॉडल में बताई गई, फॉस्फेट ऑलवेज अटैच विद पेंटोज शुगर बाय phosphodiester bond. Phosphate always attach with pentose sugar by phosphodiester bond and make a backbone of a पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की बैकबोन बनाता है, मतलब पीछे का हिस्सा बनाता है, जिसके ऊपर मॉलिक्यूल का
अरेंजमेंट रहता है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अदर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट फॉस्फेट की बैकबोन के ऊपर रहता है एंड मेक अ बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नेक्स्ट पॉइंट है nitrogen base always attach with the sugar by glycosidic bond. Nitrogen base always attach to the sugar through glycosidic bond. In a polynucleotide chain. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमेशा नाइट्रोजनी बेस शुगर के साथ ही अटैच रहेंगे और किसके थ्रू? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट बात जो मॉडल में बताई गई थी वो ये, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ज्वाइंट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ hydrogen bond. Two polynucleotide chain attach with each other by hydrogen bond. नेक्स्ट जो मॉडल में कहा गया था, इन एडेनिन एंड थाइमीन टू हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट. टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन and 3 hydrogen bond present between cytosine and guanine. 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमीन के बीच में पाए जाते हैं और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन और गुआनिन के बीच में पाए जाते हैं. नेक्स्ट था बोथ स्ट्रैंड रन एंटी पैरेलली. जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं. ये एंटी पैरेलल कैसे होती है इसको अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें समझेंगे. लेकिन दोनों ही स्ट्रैंड हमेशा डीएनए में एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं. जब विड्थ ऑफ डीएनए, नेक्स्ट जो पॉइंट था द विड्थ ऑफ डीएनए अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम. जो विड्थ थी, चौड़ाई थी डीएनए की, वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम थी. And the difference between two hydrogen bond and the difference between two hydrogen bond is approximately 3.4 angstrom. नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए, बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अरेंज हेलिकली टू ईच अदर एंड इन ईच टर्न 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आर प्रेजेंट.
both the strand arranged helically फ्रैंकलिन बता चुके थे, एंड इन ईच टर्न ऑफ हेलिक्स हैव 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। तो ये इसके बाद जो बात डबल हेलिकल मॉडल में कही गई थी वो ये थी कि हमेशा, जो चारगाफ ने बताया था कि हमेशा एडेनिन का रेशियो थाइमीन, एडेनिन का अमाउंट थाइमीन के और साइटोसिन का अमाउंट ग्वानिन के बराबर होता है, ये बताया था। और अपनी स्टडी में वॉटसन एंड क्रिक ने पाया कि जो रेशियो है एडेनिन प्लस थाइमीन और साइटोसिन प्लस ग्वानिन वो कांस्टेंट होता है ईच स्पीसीज, हर स्पीसीज के लिए ये रेशियो कांस्टेंट होता है और वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। ह्यूमन स्पीसीज में जो एडेनिन थाइमीन और साइटोसिन ग्वानिन का रेशियो है वो फिक्स होगा और दूसरी स्पीसीज में भी ये रेशियो फिक्स होगा। इस तरह से एक पूरा मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था एक्सप्लेन करने के लिए कि एक्चुअल में डीएनए होता क्या है। इसको हम एक डायग्रामेटिक, सिंपल डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं। फॉस्फेट बैकबोन बनाता है, बाहर फॉस्फेट का अरेंजमेंट, हाँ बिल्कुल, और हमेशा शुगर के मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है। और ये शुगर हमेशा नाइट्रोजनिक बेस से जुड़ी रहेगी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन। एडेनिन हमेशा पेयरिंग किससे करेगा? थाइमीन से करेगा, और किसके थ्रू? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ग्वानिन हमेशा पेयरिंग साइटोसिन से करेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। साइटोसिन ग्वानिन से, और थाइमीन एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। दोनों डबल जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हेलिक्स हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती हैं, और दोनों हाइड्रोजन जो स्टैंड है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और दो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और क्योंकि डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिक्स के फॉर्म में पाया जाता है, तो उसमें एक हेलिकल स्ट्रक्चर में एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, और ये 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, यानी कि 10 बेस पेयर। एक टर्न के जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ है वो कितनी हुई? 34 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड आप देख लीजिए, फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। शुगर और नाइट्रोजनिक बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है।
और जिस बॉन्ड के थ्रू दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ी हुई है उस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से 3 केमिकल बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड को के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। बाद में और साइंटिस्ट ने जब इस फील्ड में और रिसर्च की तो ये बात पता चली, जो डीएनए वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, जिस डीएनए का स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, एक्चुअल में वो डीएनए बी डीएनए है और ये डीएनए मोस्ट कॉमन डीएनए होता है। तो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि शुगर और इन नाइट्रोजनी बेस केमिकली किस तरीके से उनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA molecule of different molecule present in DNA। तो हम जो मॉलिक्यूल डीएनए में प्रेजेंट है उनके केमिकल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस में प्यूरीन है, पायरामिडीन है। प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पायरामिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। जो प्यूरीन होती है और डीएनए में जो प्यूरीन पाई जाती है वो 2 टाइप की होती है, एडेनिन एंड ग्वानिन। और पैरामिडीन जो पाई जाती है वो भी 2 टाइप की होती है, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पता होना चाहिए। हेट्रोमेरस रिंग होती है, 9 मेंबर रिंग होती है। अगर हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो यहां से करेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर रिंग है, हेट्रोमेरस रिंग है। और इसमें 6 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है। ग्वानिन का स्ट्रक्चर भी डबल मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें 6 कार्बन पर कीटोन ग्रुप अरेंज रहता है और सेकंड कार्बन पर अमीनो ग्रुप अरेंज रहता है। साइटोसिन सिंगल सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। रिंग चाहे प्यूरीन की हो चाहे पिरामिडीन की हो, दोनों ही रिंग हेट्रोमेरस होंगी, मतलब कार्बन के अलावा भी
दूसरा एलिमेंट रिंग में प्रेजेंट होगा। यहाँ पर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन रिंग को बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर अगर पैरामिडीन में हम नंबरिंग करते हैं तो हम नंबरिंग नीचे वाले नाइट्रोजन से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप होता है और फोर्थ कार्बन पर अमीनो ग्रुप होता है। थाइमीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये थाइमीन का स्ट्रक्चर है। थाइमीन के स्ट्रक्चर में 2 कीटोन ग्रुप होते हैं, एक सेकंड कार्बन पर, दूसरा फोर्थ कार्बन पर, और एक मैथिल ग्रुप होता है जो कि फिफ्थ कार्बन पर अटैच रहता है। 1 2 3 4 5 6। मैथिल ग्रुप 6 कार्बन पर अटैच रहता है। अगर हम इस मैथिल ग्रुप को हटा दें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सिमिलर हो जाता है यूरेसिल के, और यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, जबकि डीएनए में यूरेसिल की जगह पर थाइमीन पाया जाता है। उसका क्या रीजन है, वो क्या रोल प्ले करता है, हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से जो नाइट्रोजनी बेस डीएनए में पाए जाते हैं वो है प्यूरीन पिरामिडीन, और जिनके केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह से हैं। जहां पर प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, वहीं पर जो पिरामिडीन है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है और जुड़ता है, और एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ ही जुड़ता है। इसके बाद जो दूसरा कंपाउंड न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने में हेल्प करता है वो है पेंटोज शुगर, जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहाँ पर लिख लेते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये 5 मेंबर रिंग है। ये भी इसमें नंबरिंग कार्बन की 1 2 3 4 5। तो अगर हम राइबोज शुगर 5 मेंबर रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर है, और जो एक कार्बन है वो रिंग से बाहर रहता है। इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर में और राइबोज शुगर में एक बेसिक डिफरेंस जो होता है वो ये होता है सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन ग्रुप का। जो डीएनए जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है उसमें सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप की जगह केवल हाइड्रोजन ग्रुप होता है, वहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। जबकि जो राइबोज शुगर है जो कि आरएनए में पाई जाती है उसमें सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप होता है। इसके बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल डीएनए में पाया जाता है, तीसरा मॉलिक्यूल जो कि न्यूक्लियोटाइड को बनाता है, वो होता है फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट हमेशा शुगर से अटैच होगा और शुगर हमेशा नाइट्रोजनी बेस से अटैच होगी। किस तरह से अटैच होता है? फॉस्फेट हमेशा याद रखेंगे, फॉस्फेट हमेशा या तो थर्ड कार्बन पर या फिर फिफ्थ कार्बन पर ही अटैच होगा।
या तो थर्ड कार्बन पर या फिफ्थ कार्बन पर ही अटैच होगा। और इस स्ट्रक्चर को देखकर आप समझ भी सकते हैं कि OH केवल थर्ड और फिफ्थ कार्बन पर ही अवेलेबल है। फर्स्ट कार्बन का जो OH है, कहोगे कि फर्स्ट कार्बन पर है, ये फर्स्ट कार्बन का OH हमेशा नाइट्रोजनी बेस के साथ अटैच रहेगा। तो सबसे पहले शुगर नाइट्रोजनी बेस के साथ अटैच होती है और एक मॉलिक्यूल बनाती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड हो जाता है और न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में। देख लेते हैं। सबसे पहले जो शुगर है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेस ज्वाइंट होते हैं और बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है, यानी कि शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड ही मोनोमर होता है डीएनए का। मतलब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की यूनिट अरेंज होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में डीएनए का मॉलिक्यूल बनाती है, जिसमें फॉस्फेट हमेशा, याद रखेंगे, फॉस्फेट हमेशा ऑलवेज थर्ड कार्बन से या फिफ्थ कार्बन पर अटैच होगा और शुगर के थर्ड या फिफ्थ कार्बन पर अटैच होगा। और नाइट्रोजनी बेस हमेशा शुगर के फर्स्ट कार्बन पर ही अटैच होगा। अब समझ लेते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट क्या था। एक बार फिर से हम डीएनए का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक साइड पर हम यहाँ पर देखें जरा, पेंटोज शुगर को ड्रॉ करके, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस लग गया, वो अच्छा, ये थर्ड कार्बन, ये NH2 OH, ये फिफ्थ कार्बन। अब फॉस्फेट या तो यहाँ अटैच होगा या यहाँ अटैच होगा। इस शुगर में अगर ये जो फॉस्फेट है 5' पर अटैच है तो ये है 5' एंड। और हम देखेंगे कि दूसरी साइड शुगर के, जब दूसरी साइड जो फॉस्फेट अटैच होगा वो हमेशा 3' पर होगा, क्योंकि अगर यहाँ फॉस्फेट अटैच हो गया ये केवल 3' एंड दूसरे साइड का ओपन रह गया, तो अब यहाँ पर फॉस्फेट अटैच होगा। तो जिस साइड पर, जिस कार्बन पर फॉस्फेट अटैच रहता है उसे उस डैश से शो कर देते हैं। यहाँ पर अगर कार्बन 5 कार्बन पर फॉस्फेट है तो 5' और यहाँ पर ऑब्वियसली 3'। लेकिन जो इसकी जो दूसरी स्ट्रैंड होती है वो इसके ठीक एंटी पैरेलल होती है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर फॉस्फेट 5' पर अटैच होगा तो यहाँ पर जो शुगर में फॉस्फेट होगा हमेशा 3' पर अटैच होगा, और यहाँ पर 3' पर अटैच होगा
तो यहाँ पर 5' पर अटैच होगा। और ये अरेंजमेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर ये अरेंजमेंट नहीं होगा तो इनमें बॉन्डिंग नहीं बन सकती, क्योंकि एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। एक सिन फॉर्म में रहता है, एक ट्रांस फॉर्म में रहता है, और इनकी फॉर्म को कोरिलेट करने के लिए जो एक स्ट्रैंड है वो दूसरे के एंटी पैरेलल चलती है, जिससे जो मॉलिक्यूल है वो कम स्पेस लेकर मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कम स्पेस में मैक्सिमम स्टेबिलिटी ले पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। तो आई थिंक आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।